नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक पौराणिक काल में राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वैसे तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, परंतु उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो उस नन्हे से बच्चे को मारना चाहता था। उसने कई प्रयत्न करे। उसने अपनी बहन को कहा कि प्रहलाद को आग लगा दे। उसने अपनी सेना के माध्यम से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करा, परंतु हर बार भगवान विष्णु किसी न किसी तरीके से प्रहलाद को बचा लेते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान में ऐसे कई बच्चे तो हैं जिनके जीवन में हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हैं, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आता। ऐसे ही बच्चों की सुरक्षा के लिए भोपाल शहर के अंदर बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ गठन किया गया है किशोर न्याय बोर्ड का, जिसके सदस्य डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो बाल कल्याण समिति थी उसका गठन किस तरह किया गया, उसका लक्ष्य क्या था और उसमें तकरीबन कितने सदस्य रहते हैं, पूरे उसके बारे में विस्तार से हम जानना चाहते हैं। जी दिव्य प्रकाश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया जो वास्तव में आज की आवश्यकता है, आज के सामाजिक सरोकार का विषय है। 2012 में किशोर न्याय बोर्ड के तहत बाल कल्याण समितियाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ जब हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें ऐसा प्रावधान दिया गया कि हर जिले में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बच्चों के क्षेत्र में कार्य करें, उनकी देख रेख एवं संरक्षण के लिए कार्य करें। तो उसी एक्ट के तहत जे एक्ट की जो है धारा 27 में बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाता है। 5 सदस्यों से मिलकर ये समिति बनती है। उसमें एक महिला का होना अनिवार्य होता है। एक अध्यक्ष होते हैं उसके अंदर। इस तरह से पूरे 5 जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और वो उस जिले में होने वाले जो भी बच्चों के संबंधित विषय हैं, चाहे वो कानूनी रूप से हो या सामाजिक रूप से उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो, वो सारी जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की होती है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बाल कल्याण समितियों का गठन हुआ है। इसी तरह का हम भारत की बात करें तो भारत के सभी जिलों में बाल कल्याण समितियों का गठन होता है। ये समितियां 24 घंटे काम करती हैं। 24 घंटे किस प्रकार काम करती हैं कि वर्किंग आवर्स में तो अपने ऑफिस में होती हैं। जब वर्किंग आवर्स नहीं होता है तो किसी एक सदस्य की रोस्टर ड्यूटी लगती है जो हमेशा बच्चों के कार्य के लिए उपलब्ध होता है, फ़ोन पर उपलब्ध होता है। आवश्यकता पड़ती है तो वो सदस्य अपने घर से उठ करके उस बच्चे की बात सुनने के लिए पहुंच जाता है, तत्काल पहुंच जाता है। जो आवागमन में समय लगता होगा उसको निकाल दिया जाए। तो बच्चे की मदद के लिए पूरी तरह से जो बाल कल्याण समितियां हैं हमेशा 24 घंटे 365 डेज काम करती हैं और एक न एक सदस्य उसमें हमेशा रहता है। सेक्शन 27 में इसका गठन किया जाता है और इसका एक सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि इसमें सामाजिक लोगों को रखा गया है। सामाजिक व्यक्ति कानूनी काम करने के लिए रखा गया है। उसकी कानून की मंशा समझिए, जो एक्ट है उसकी मंशा ये है, वो चाहते तो कि जुडिशरी के लोग भी इसमें सीधे सीधे रख सकते थे, पर सामाजिक लोगों को इसलिए रखा गया यह मान करके कि वो ज़्यादा सेंसिटिवली काम करेंगे, वो ज़्यादा कॉर्डियल इन्वायरमेंट में काम करेंगे। तो जब बच्चा उनके सामने आएगा तो बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजर रहा है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर में है, अपने बीच के लोगों में है, जिससे कि वो अपनी बात खुल के उन तक बता सके। और जब वो खुल के अपनी बात बताता है परामर्श में, काउंसलिंग में, तो जितने अच्छे से उस बच्चे से कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं, जितने अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, उतने ही अच्छे से उसकी समस्या का समाधान कर पाते हैं। जी, सर ने हमें एक बड़ी ही खूबसूरत बात बताई कि ये जो बाल कल्याण समिति है ये केवल 9 to 5 काम नहीं करती है। ये समिति 24 घंटे इनमें से कोई ना कोई मेंबर हमेशा तत्पर रहता है, आपसे मिलने के लिए तैयार रहता है। और इस समिति का गठन इस तरीके से किया जाता है ताकि बच्चे को एक बार भी ये ना लगे कि वो किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं घर के ही माहौल में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, अक्सर हम गाड़ी चला के जाते हैं, कोई बहुत ही छोटी उम्र का बच्चा पेपर बेचता हुआ दिखाई देता है, कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा भीख मांगते हुए दिखता है। तो ऐसे में हमें एक नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है कि जिन बच्चों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए वो अखबार बेचने का काम कर रहे हैं, सड़क पर सिग्नल पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं।
इसके लिए भी जे एक्ट का जो मैंने बताया धारा 76 है जी धारा 76 के तहत ये गैर कानूनी है। जी जो भी उस बच्चे को उसमें नियोजित करता है, जो एम्प्लॉय देता है, जी जिस अखबार को बेचता है, उसके खिलाफ FIR होती है और जी। सख्त सजा का प्रावधान है। जी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, जो समाज की जिम्मेदारी है, हम जब भी कोई ऐसा बच्चा देखते हैं कि सड़क पर भीख मांग रहा है या वो अखबार बेच रहा है, 1098 जो है चाइल्ड लाइन का नंबर होता है, जी। 112 एक इंटीग्रेटेड नंबर अभी जी। जारी हुआ है जो बहुत जल्दी ही काम करने लगेगा। जी। इस नंबर पर आप सूचना दे दीजिए और जैसे ही आप सूचना देते हैं वो आपकी कॉल संबंधित जिले को, आपने जी। मान लीजिए भोपाल से फ़ोन कर रहे हैं जी तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन मुंबई को या से सेंट्रल ऑफिस को जाएगा, वहाँ से वो कॉल डाइवर्ट होकर के भोपाल को आ जाएगी जी और 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर उस बच्चे तक मदद पहुँच जाती है। जी उस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है, उस जी। बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जी और पूरी जो कार्यवाही, आगामी कार्यवाही वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है और उसमें कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी करती है। जब हम लोग थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जी पहले, तो हमने कम से कम 3 या 4 FIR कराई थी अखबार वालों के खिलाफ। जी चूना भट्टी का एक बड़ा मामला था, वहाँ पे हमने मतलब 5 या 6 बच्चों को रेस्क्यू किया था और जो एजेंट बिकवा रहा था उसके खिलाफ FIR कराई थी। जी तो इसके लिए बाल कल्याण समिति काम करती है। आपको जी। बस आवश्यकता है कि उन बच्चों की बात किसी माध्यम से बाल कल्याण समिति तक पहुंच जाए। जी बाल कल्याण समिति के बारे में एक और अच्छी बात है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। जी सड़क से निकलते हुए अगर कोई बच्चा देखता जी। है तो आवश्यक नहीं है कि उनके पास कोई मामला आएगा तभी वो कार्यवाही करेंगे। जी। वो वहाँ रुक करके, वहाँ पे खड़े होकर के भी कार्यवाही कर सकते हैं। जी मिनिमम 3 सदस्य जो हैं जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वो बेंच मानी जाती है। जी तो ये भी अच्छी बात है, एक्ट में दिया हुआ है, सारा प्रोविजन एक्ट के माध्यम से किया गया जी। है और इसीलिए किया गया है कि किसी भी हालत में कोई भी बच्चा छूटे नहीं। जी देख रेख एवं संरक्षण का कोई भी बालक अगर हमें मिलता है तो उसकी पूरी देख रेख होनी चाहिए, उसकी पूरी तरीके से उसको जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। जी इस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो उन बच्चों की बात हो गई जो हमको सड़क पे दिख जाते हैं, जी। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो अपने घरों में ही प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हीं के घर में कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है? इसके लिए भी जे एक्ट की धारा 75 है। जी। बच्चों के प्रति क्रूरता किसी भी प्रकार की होती है, जी। चाहे वो शारीरिक हिंसा हो चाहे मानसिक हिंसा हो, जी। उसके लिए सीधे सीधे FIR किया जाता है। जो भी इन्वॉल्व है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कोई और संबंधित है, या जिस डोमेस्टिक लेबर के लिए अगर कोई अपने घर में रखता जी। है, उस केस में भी 75-76 के अंदर कार्यवाही होती है। जी। बस उस चीज़ को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो जी। जैसे आप यहाँ पे, मैं आपके आस पड़ोस में लोग जो रहते हैं उनको अगर दिखता है कोई इस प्रकार की घटना होती है, जी। तो वो अगेन वही प्रक्रिया 1098 पे कॉल करें जी। और उनकी पूरी जो आइडेंटिटी है वो जी। गोपनीय रखी जाएगी। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल किया या आपने कॉल किया तो मैं आपको बता दिया जा करके, जी। तो ऐसा नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने भी कॉल किया है तो उसकी पूरी आइडेंटिटी को गोपनीय रखते हुए इस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। जी। और फिर वही जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, उसके माता पिता के खिलाफ 75 के अगेंस्ट FIR की जाएगी। जी। और बच्चा जब तक कंफर्टेबल होगा, जी। जब बच्चा चाहता है घर जाना, किसी और के साथ जाना चाहता है तो वहाँ भेजा जाएगा, जी। नहीं तो उसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें रखा जाएगा। और जब उस परिवार का माहौल ठीक होगा, जब उनकी दोनों की काउंसलिंग की जाएगी, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब जी। उस परिवार में उसको पुनर्वासित किया जाएगा। जी। यहाँ पे उद्देश्य किसी भी बच्चे को परिवार से अलग करना नहीं है, जी। या परिवार को बच्चे से अलग करना नहीं है। एक जी। बच्चे के लिए एक बेहतर माहौल देना है, बच्चे को घर के अंदर भी एक बेहतर माहौल देने का जो प्रयास है, वो सारा प्रयास बाल कल्याण समिति कर सकती जी। है, अगर उस तक ये सूचना पहुंचती है तो किसी भी माध्यम से। तो यहाँ पे एक समाज का दायित्व तो बनता है कि अगर आपको पता चलता है कि इस घर के अंदर इस बच्चे के ऊपर प्रताड़ना हो रही है या मार पिटाई हो रही है, तो आप सूचित करें। आप सीधे बाल कल्याण समिति के ऑफिस जाकर के भी सूचना दे सकते हैं। इसी प्रकार हर जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, पुलिस की एक डेडिकेटेड सेवा है जी। जो इस बच्चों के लिए ही काम करती है। भोपाल में और TT नगर थाने के अंदर है, वहाँ जाकर के आप अपनी बात कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। चाइल्ड लाइन का आपने नंबर बताया 1098 1098 जी। सर ने हमें बड़ी खूबसूरत बात बताई कि ज़रूरी नहीं कि आप जब अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपको कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिखता है, कोई अखबार बेचता हुआ दिखता है, तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें। ये आपका सामाजिक दायित्व बनता है कि उस बच्चे को देखते थे अगर आपको लगता है कि इसकी उम्र बहुत कम है, तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1098
उस पर कॉल करें और बाल कल्याण समिति को इस बारे में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आपके परिवार में ऐसा कोई बच्चा है जो आपको लगता है कि प्रताड़ित हो रहा है, आपके मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको लगता है कि किसी बच्चे को प्रताड़ित कर रहा है, तो आपको पुनः कॉल करना है 1098 नंबर पे। बाल कल्याण समिति से बातचीत करनी है और उस बच्चे के बारे में समिति को बताना है। आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। मैं सर ये बात जानना चाहता हूँ, आप बाल कल्याण समिति के भी सदस्य हैं, इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके भी आप सदस्य हैं, तो इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उसका जेजे एक्ट के धारा 27 में गठन होता है जी। 28, 29, 30 में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या कार्य है उसके बारे में वर्णन है जी। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की धारा 4 में स्थापना होती है और सेक्शन 8 में उसके कार्य के बारे में वर्णन किया गया। ये तो कानूनी पहलू हो गया। वास्तव में जो बेसिक डिफरेंस है, हम बच्चों को 2 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वे बच्चे CNCP हम जिसको बोलते हैं, चाइल्ड इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वे बच्चे जिनको देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, जो आपने बात किया कि भीख मांग रहे हैं या अखबार बेच रहे हैं या घरों में प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की देख रेख की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऊपर होती है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है, जाने अनजाने में कानून का उल्लंघन हो गया है, तो उनको कानून की भाषा में हम चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ बोलते हैं, CCL बोलते हैं, या आजकल हम उन बच्चों को चाइल्ड स्ट्रगलिंग विथ लॉ बोलते हैं, विधि से संघर्षरत बच्चा हम बोलते हैं। तो ऐसा बच्चा जो विधि से संघर्षरत है, उस बच्चे की पूरी जो देख रेख की जिम्मेदारी, उस बच्चे की पूरी रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखता है। वहाँ पे बच्चे आते हैं, वो भी एक पूरी तरह से न्यायालयीन प्रक्रिया है। अंतर क्या है, वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो डाइस पे नहीं बैठते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है वो भी एक ऑफिस एक कमरा है, उसके अंदर तीनों लोग बैठे हुए हैं, 2 सदस्य होते हैं, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं कि जो जुडिशरी से आते हैं, तो वो तीनों लोगों से मिलकर उस बोर्ड का गठन होता है। वही पारिवारिक माहौल देने का प्रयास किया जाता है। बच्चा जब उस प्रक्रिया में आता है तो वहाँ पे उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसने कोई गलती किया, कुछ अपराध किया और एक न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो बच्चे को कंफर्टेबल करके उस पूरी प्रक्रिया में बच्चे से बातचीत करके, उसे अलग से एक कमरे में बिठा करके आमने सामने बातचीत करके, हम लोग उसको बिस्किट भी खिलाते हैं, समोसे भी खिलाते हैं जब कभी आता है तो बच्चा, तो बातचीत करके जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है तब उससे हम बातचीत करते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो पूरी प्रक्रिया है वो सुधारात्मक प्रक्रिया है, कहीं से भी कहीं तक दंडात्मक प्रक्रिया में हम नहीं जाते हैं। तो बच्चे ने जो भी गलती किया, जो भी अपराध किया, उस अपराध से किस तरह से उसको निकाल करके उस समाज की मुख्य धारा में हम कैसे जोड़ते हैं, ये बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। जो उसमें 2 सदस्य होते हैं, हमारे जैसे मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर होते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि बच्चा किन परिस्थितियों में यहाँ आया है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। कई बार ऐसा देखने को आता है बच्चे को खाने के लिए नहीं है तो उसने जाके छोटी मोटी चोरी कर ली। अब चोरी तो चोरी होती है, तो वो तो एक IPC की प्रक्रिया में उलझ जाता है। लेकिन जब उसके पृष्ठभूमि देखते हैं कि भाई उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो बच्चे ने बातचीत में बताया मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मोबाइल चुराया और किसी को बेच दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो है, ऐसे बच्चे जो विधि से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। कई बार ये भी होता है, मान लीजिए एक अपराध में माता पिता भी इन्वॉल्व हैं, माता पिता जेल चले गए और बच्चा अकेला रह गया, बच्चे ने भी उस अपराध में सहभागिता है, तो बच्चा तो एक CCL बच्चा हो गया। लेकिन उस बच्चे को हम कहाँ रखेंगे, तो उस बच्चे को CNCP मानते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिफर कर दिया जाता है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे को ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे उसकी देखरेख संरक्षण की आवश्यकता है, ना कि एक अपराधी बालक, ना कि विधि से संघर्षरत बालक ट्रीट करती है। और उस बालक की पूरी वही प्रक्रिया चालू हो जाती है, किसी CCI के अंदर रख करके उसको पढ़ाई लिखाई, उसकी देखभाल की जाती है। जब तक उसके माता पिता का फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो होम्स के अंदर रहता है। अगर फैसला हो जाता है, बच्चा घर जाना चाहे, तो परिवार में पुनर्वासित कर दिया जाता है। इसके अलावा सर मैं जानना चाहता था, आपने बताया कि माता पिता को जेल हो गई, बच्चा अकेला है, ऐसी भी कई घटनाएं सामने आती होंगी, माता पिता की मृत्यु हो गई, बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बाल कल्याण समिति देखती है, तो उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। गोद लेने की प्रक्रिया भी JK एक्ट के धारा 80, 81 और 56 में बताया गया है, 56 में, कि पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो उसमें जैसे कोई बच्चा मिलता है, 2 तरह, जैसे आपने बताया किसी बच्चे के माता पिता
की मृत्यु हो गई, अब उसका कोई भी नहीं है, तो नेचुरली वो बच्चा अनाथ की कैटेगरी में आ जाता है, उसी CWC के पास आता है बच्चा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया का पालन होता है, एक लीगल फ्री करने की एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका सामाजिक SIR की जाती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, किन परिस्थितियों में क्या कोई और भी है, क्या उसका कोई और सिबलिंग्स तो नहीं है, कोई और भाई बहन तो नहीं है, कोई दादा दादी चाचा मामा मामी नाना नाना कोई भी ऐसा तो नहीं है जो उस बच्चे को लेने में इंटरेस्टेड है। अगर वो नहीं लेते हैं, उस बच्चे के लेने कोई नहीं आता है, या वो कहते हैं कि हम बच्चे को नहीं रख पाएंगे, तो सरेंडर करा लिया जाता है ऐसे बच्चे को। जैसी ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो उसका एक विज्ञापन दिया जाता है अखबार में कि ऐसा बच्चा है, इस बच्चे को हम लीगली फ्री करने जा रहे हैं, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 60 दिन के अंदर आप बाल कल्याण समिति को सूचित कर सकते हैं। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो उस बच्चे को उस प्रक्रिया के तहत लीगली फ्री कर दिया जाता है। एक बार जब बच्चा लीगल फ्री हो गया है तो उस बच्चे से समाज के सभी लोगों का, चाहे वो चाचा चाची जिनकी भी मैंने बात, सबका जो है लीगल राइट्स खत्म हो जाता है। फिर वो बच्चा फ्री फॉर एडॉप्शन होता है और वो बच्चा कारा की साइट पे चला जाता है, उसका कारा की साइट पे चढ़ा दिया जाता है। कारा की साइट पे पहले से ही रजिस्टर्ड जो पेरेंट्स हैं, दो तरीके की प्रक्रिया, एक तो बच्चा उस पर दिख रजिस्टर्ड है, एक तरफ से पेरेंट उस पर रजिस्टर्ड है, तो उन पेरेंट्स को लीगल फ्री बच्चा दिखने लगता है। जैसे ही उस बच्चे की मैचिंग उस पेरेंट्स के साथ हो जाती है जो क्यू में रहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, बच्चे की मैचिंग कराई जाती है। अगर उनको बच्चा पसंद आता है और बच्चे को पेरेंट्स पसंद आते हैं, 5-6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए तो काउंसलिंग वगैरह इतनी मायने नहीं रहती है, पर 6 साल से ऊपर के बच्चे की काउंसलिंग कराई जाती है। अगर वो बच्चे के साथ कंफर्टेबल है, बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल है, तो प्री एडॉप्शन पीरियड एक होता है 10-15 दिन का, कि उस बच्चे के साथ वो रह करके आप देख लें। अगर बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चा उनके साथ, वो बच्चे के साथ, तो फिर वो प्रक्रिया न्यायालय में चली जाती थी। अभी 2022 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हो गया है, अब वो प्रक्रिया न्यायालय से हट करके माननीय जिलाधीश महोदय के पास आ गई है। तो उस जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे वो CWC के लीगल फ्री करने के बाद बच्चे को गोद देने संबंधी ऑर्डर पे साइन करते हैं, और जब वो चला जाता है तो वैधानिक रूप से वो बच्चा उस परिवार में चला जाता है। उस बच्चे के सारे लीगल राइट्स रीस्टोर हो जाते हैं उस परिवार में, उसकी संपत्ति में लेकर के या जो भी चीजें हैं, वो सारे में बच्चे का लीगल राइट्स होता है उसमें, और पर कानूनी रूप से वो बच्चा उस परिवार को दे दिया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा किसी भी प्रक्रिया से बच्चा गोद लेना या गोद देना कानूनी रूप से अपराध है। अच्छा। जैसा मैंने बताया, धारा 80 और 81 में इसका सजा का प्रावधान है। हिंदू जो मेंटेनेंस एक्ट है, हामा जो एक्ट है, उसके तहत एक प्रक्रिया होती है, उसमें आप अपने किसी रिश्तेदार को या ब्लड रिलेशन वाले लोगों को गोद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई बच्चा आपको सड़क पे मिलता है या कहीं और मिलता है, कोविड काल में आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत लोगों ने डाला था, ये बच्चे के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, बच्चा गोद के लिए उपलब्ध है। ये प्रक्रिया गलत है। इस तरीके से ना तो आप बच्चे को गोद लीजिए और ना बच्चे को गोद दीजिए, ये दोनों ही गैर कानूनी है। जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। हम अपराध के ऊपर बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था कि अपराध भी अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य हैं, तो बच्चों को सज़ा किस प्रकार की दी जाती है, कब बच्चों को सज़ा नहीं दी जाती, कब उनको पुनर्वास के लिए भेजा जाता है, कब बच्चों को वयस्क के रूप में ट्रीट किया जाता है? अब बच्चे को देखिए, जनरली सज़ा के लिए कोई भी केस आता है तो बच्चे को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसा मैंने बताया, सुधारात्मक रवैया, दंडात्मक रवैया के साथ काम नहीं करता है। फिर भी जो 3 तरह के अपराध है, सामान्य पेटी ऑफेंसेस है, इसमें FIR नहीं होती है, हाथ के हाथ थाने से ही बच्चे की जमानत हो जाती है और प्रयास ये रहता है कि बच्चा दोबारा ना आए। उसके बाद एक मतलब गंभीर अपराध में अगर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए थोड़ा 2-5 जैसे, और हमें लगता है कि ये बच्चे को अगर मान लीजिए सुधारात्मक की आवश्यकता है थोड़ा इसमें, आज अगर हमने इसको छोड़ दिया तो उसका साहस बढ़ जाएगा, भाई चलिए मैं दोबारा करूंगा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो उसको एक ऑब्जर्वेशन होम जो होता है उसमें 5-10 दिन रख करके बच्चे को छोड़ दिया जाता है। पर जघन्य अपराध 376 पॉक्सो या 302 307 के जो मामले हैं, उन मामलों में थोड़ा सा प्रक्रिया चलती है कि बच्चे को सुधारात्मक करने के लिए, समझाइश देने के लिए जो एक हमारी प्रक्रिया है उसके तहत गुजरते हुए, और बच्चे को 6 महीने 5 महीने जो भी होता है उसके लिए सिवनी एक जो हमारा है वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ भी बच्चे को सिखाते हैं, वहाँ भी बच्चे को दंड देना उद्देश्य नहीं है। जितने दिन वहाँ बच्चा रहता है वो बच्चे को कुछ न कुछ
रिहेबिलिटेटिव स्कीम से जोड़ करके भाई सिलाई बुनाई अगर सीखता है तो वो कुछ खेल में जाना चाहता है तो वो कारपेंटरी करता है तो वो दर्जी का काम करता, मतलब वहाँ भी हम 4-6 महीने में स्किल डेवलपमेंट पे कुछ काम करते हैं बच्चे को। मतलब वो जेल जैसा नहीं जेल है, जैसा माहौल कहीं भी नहीं, जेल तो शब्द ही प्रयोग नहीं होता है पूरे जुवेनाइल बोर्ड के अंदर, हम जेल जैसे सजा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जी। इसके अलावा एक और कैटेगरी बता रहे थे आप, जघन्य ही मैंने बताया 302 307 जो बच्चे होते हैं उनको ही सिवनी भेजा जाता है, बाकी बच्चों को तो ऑब्जर्वेशन होम में रख के वहाँ से जमानत दे दी जाती है। हाँ, कोई बच्चा रिपीटेड ऑफेंडर है, बार बार किसी अपराध में आ रहा है, उस पर काम करते हैं, उसमें किसी अन्य संस्थाओं की मदद लेकर के उसका परिवार का SBR जो बोलता है सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट बनता है वहाँ पे कि क्या वजह है कि ये बच्चा बार बार आ रहा है, सामने आ रहा है। उन वजहों को जानने का प्रयास करते हैं, उन वजहों को जानने के बाद उस पर काम किया जाता है, बच्चे का पुनर्वास के लिए काम किया जाता है। आपके दृष्टिकोण में वर्तमान में बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? मेरे हिसाब से तो आज के सामाजिक परिवेश में बच्चों के सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया या मोबाइल की हम बात करें, जिसकी वजह से बहुत सारे अपराध की तरफ बच्चे यूट्यूब देखते हैं, वहाँ से तरीका सीखते हैं, चला जाता है। अब मैं इसको ये भी गलत नहीं बोलूँगा कि पूरी तरीके से, क्योंकि इस पर आज की डेट में सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम उसी पे भी आबादित था, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज जो ये कई बार बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि अपराध, किसी का मोबाइल यहाँ पड़ा है वो उठा के लेकर के चला गया, उसको मालूम ही नहीं है कि वह चोरी होती है। अब वो 2 साल बाद मोबाइल ट्रैक होता है, आज बच्चा ले गया, उसने किसी को बेच दिया और बड़े मजे में है वो, FIR हो गई है, पर मोबाइल पुलिस जब साइबर से ट्रैक करते करते कई बार 2 साल बाद ट्रैक होता है, तो वो बच्चा हमारे सामने आ जाता है। तो बड़ा चैलेंज होता है उस बच्चे के सामने रखने के लिए। फिर छोटी मोटी घटनाएं समाज में हो ही रही हैं, पर इन सारी घटनाओं के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको जानने का प्रयास किया जाता है, उसको समझ करके उस बच्चे के साथ काम किया जाता है। जी, आपके हिसाब से क्या है, जो मजबूरी रहती है उसकी वजह से बच्चे अपराध करते हैं या फिर कोई भटका देता है उसकी वजह से अपराध? दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, मजबूरी भी है, लेकिन इसमें सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं बच्चों को लेकर के कि कोई भी एक बच्चा मिलता है तो किसी न किसी स्कीम से उस बच्चे को जोड़ दिया जाता है। वो स्ट्रीट चिल्ड्रन की अलग योजना है, अभी आपने देखा कोविड में प्राइम मिनिस्टर केयर योजना थी, मुख्यमंत्री योजना थी, अभी मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छी योजना और लॉन्च की है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, उसमें भी इस प्रकार के बच्चों को कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी जा रही है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मजबूरी में तो तभी तक होती है जब तक कि बच्चा उस सिस्टम से नहीं जुड़ा, जैसे पता चल जाता है उस बच्चे को शासन की किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है। भटकाव की भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े गैंग जो हैं, कई गिरोह जो हैं, उनको ये बात मालूम है कि बच्चा जब अपराध करेगा तो उससे जल्दी समाज मिल जाएगा, छूट जाएगा, तो वो बच्चे को इन्वॉल्व कर लेते हैं उसके अंदर। अभी एक मामला हुआ था गांधीनगर थाने में, और उसमें बड़ी अच्छी बात में पुलिस की भूमिका यहाँ पे मैं सराहनीय है, पुलिस ने उसमें ये काम किया कि बच्चे के अलावा जो लोगों ने बच्चे को उस अपराध के लिए प्रोत्साहित किया था उनको को एक्यूज्ड बनाया। अच्छा, उनको अब होना चाहिए ये बात, जैसे ही मैं कि बच्चा किसकी वजह से प्रेरित किया है, संगठित अपराध की अगर बड़े लोग मिलकर बच्चे को उसमें नियोजित कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी FIR होनी चाहिए जी। तो इस तरह से कि ज़रूरत की वजह से भी तो होते ही हैं, पर काफ़ी लोग भटकाव की वजह से भी होते हैं। कई बार बड़े गैंग जो है उनको दारू के नशे में करा लेते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें करा के नशे के हालत में बच्चों से अपराध करा दिया जाता है। तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही लगातार चल रही है और पुलिस इस समय बहुत विजिलेंट है। मध्य प्रदेश पुलिस, इवन भोपाल पुलिस के जो इस समय आला अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भोपाल को 8-10 जोन में बांट करके NGOs के माध्यम से इन पे काम लगातार चल रहा है और प्रयास यही रहता है कि इसको कम से कम जितना हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं वो किया जाए। जी, अंत में हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे देश के आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि अगली बार कोई भी बच्चा आपको सड़क पे दिखे तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उस बच्चे को 1098 के माध्यम से उचित प्लेटफॉर्म पे पहुँचाएँ। बच्चे के हाथ में पुस्तक अच्छी लगती है, बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है, बच्चा भीख मांगता हुआ या अखबार बेचता हुआ नहीं अच्छा लगता है। जी, धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विश्व के सामने आकार लेते नवीन भारत के ये बच्चे शिक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। यही है वर्तमान की पुकार, यही है आज का सामाजिक सरोकार।